प्रोफेसर श्रीनिवास वनखेड़ी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। श्री रमाकांत गोस्वामी जी, महासचिव अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन। श्री RN वत्स जी, एडवोकेट और संयुक्त महासचिव इस सम्मेलन के। प्रोफेसर PC जोशी, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमल पाठक और आज इस सभागार में आए सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर विषय पे आने से पहले इतने सारे संस्कृत के विद्वानों के बीच में संस्कृत पे बोलना कितना रिस्की काम है आप समझ सकते हैं। मैं ये कैलकुलेटेड रिस्क उठा रहा हूं और मेरा पहली बार अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के किसी कार्यक्रम में आना हुआ है। मैं उसके लिए श्री RN वत्स जी का और कमल पाठक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन लोगों के आग्रह से मैं यहाँ पे आया और जिस संस्थान की स्थापना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी ने की हो, वो संस्थान जो है भारत का रत्न होगा ही, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सानिध्य और नेतृत्व इस संस्थान को मिला, ये बात भी हम सबके लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संस्कृत ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज का जो विषय है, और श्री वनखेड़ी जी ने बहुत अच्छे से रखा, संस्कृत की बात करी। संस्कृत के बारे में अच्छा ही है, ये तो सही है, क्योंकि संस्कृत तो भारत की भाषा है, संस्कृत तो भारतीय भाषाओं की भाषा है, संस्कृत तो भारतीय भाषाओं की भाषा है, संस्कृत तो संस्कार, संस्कृति और समृद्धि की भाषा है, संस्कार, संस्कृति और समृद्धि की भाषा है। संस्कृत तो करुणा, क्षमा, परोपकार, दया, तप, त्याग, स्वाध्याय और संतोष की भाषा है। श्री वनखेड़ी जी ने और भी बहुत अच्छा कहा कि संस्कृत तो देवों की भाषा है। बिल्कुल सही बात है, संस्कृत देवों की भाषा है, तो संस्कृत वेदों की भाषा है, संस्कृत मनों की भाषा है, संस्कृत कर्मों की भाषा है और संस्कृत अपनों की भाषा है। संस्कृत प्राचीन भारत के गौरव और स्वाभिमान की भाषा है, प्राचीन भारत के गौरव और स्वाभिमान की भाषा है। संस्कृत प्राचीन भारत के वैभव, समृद्धि और अमीरी की भाषा है। संस्कृत प्राचीन भारत के उत्थान की भाषा है। संस्कृत प्राचीन भारत के पतन की भाषा है। खाली अच्छा नहीं है, संस्कृत पतन की भी भाषा है। क्यों है उसको मेरे को सही संदर्भ में समझना, मैं जो क्या कहना चाहता हूं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या कभी संस्कृत प्रशासन की और राज्य की भाषा थी? क्या कभी संस्कृत व्यापार और व्यवहार की भाषा थी? आप सब जानते होंगे कि बिल्कुल थी। मैं संस्कृत की इस परिधि से नहीं आता हूं, इसलिए मेरे लिए एक प्रश्न था। तो मैंने सोचा इस पर रिसर्च की जाए, क्या कोई ऐसा प्रशासन था जिसमें संस्कृत उसकी भाषा थी? तो बड़े अच्छे रिजल्ट आए। संस्कृत सबसे पहले मौर्य प्रशासन की भाषा थी। मौर्य प्रशासन 321 BC से 185 BC तक। गुप्त प्रशासन 4th CE to 6th CE। चोल प्रशासन 9th CE to 13th CE, यानी 300 BC से लेकर 1300 BC तक किसी ना किसी शक्तिशाली प्रशासन की भाषा संस्कृत भाषा थी। चाहे वो फिर गुप्त हो, चोल प्रशासन हो, मौर्य प्रशासन हो, सब में सबकी भाषा, राज्य की भाषा संस्कृत है। और सबसे ज्यादा संस्कृत का विकास हुआ गुप्त काल में, और गुप्त काल में ही आर्यभट्ट
आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सिद्धांत दिया, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम आया, भागवत गीता, पाणिनि, पतंजलि और स्मृतियों पर टिप्पणियां लिखी गई और बहुत सारा काम हुआ इस समय गुप्त काल में। और ये भारत का स्वर्ण काल है। ये जो गुप्त काल और चोल साम्राज्य है और उससे पहले मौर्य साम्राज्य, ये सारा जो समय है ये भारत का स्वर्ण काल है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था इस काल के अंदर और 36% का जीडीपी भी रखता था भारत, अमीर था, बहुत बढ़िया था। और आज जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं उस समय ये सब कुछ था। जब समुद्रगुप्त का राज्य था, जिस समय इसकी सीमाएं सबसे ज्यादा थी इस भारत की, उसके राज्य की भाषा संस्कृत भाषा थी। ये कितने गर्व और सम्मान की बात है हम सबके लिए, मानते हैं ना? बहुत गर्व और सम्मान की बात है। तो ये जब चंद्रगुप्त का ये देश, समुद्रगुप्त का ये देश, अशोक का देश, चाणक्य का देश, राजेंद्र चोल का ये देश, 36% का जीडीपी रखने वाला देश, कितना लंबा वैभव का, समृद्धि का, वीरता का ये देश, और उसके बाद सैकड़ों वर्षों की गुलामी इस देश ने देखी। कुछ कसूर तो संस्कृत का भी रहा होगा, कुछ कसूर तो संस्कृत का भी रहा होगा, कुछ कसूर तो संस्कृति और संस्कार का भी रहा होगा। इतना वैभव और उसके बाद 800 वर्ष की गुलामी, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझोगे तो निदान के उपाय करोगे। आज भारत की सरकार ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, भारत की सरकार ने संकल्प लिया और उस आह्वान से मिलकर देशवासियों का एक मन बना कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा। इसका मतलब है कि कम से कम हमारा जीडीपी का साइज होगा $25 ट्रिलियन। $25 ट्रिलियन का मतलब है कि हम फिर से उस वैभवकाली युग में पहुंचेंगे। उस वैभवकाली युग में पहुंचेंगे जहां भारत शक्तिशाली होगा, वैभवशाली होगा, ताकतवर होगा और फिर से गुलाम नहीं हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। आज जो खतरे नहीं है वो कल खतरे होंगे, क्योंकि जब गुप्त काल के बाद और उसके बाद धीरे धीरे कमी होती चली गई हर चीज में, तो संस्कृत में भी कमी होती चली गई। और आज देश में 10 लाख से ज्यादा लोग संस्कृत नहीं जानते। ये सब जुड़ा हुआ है क्योंकि ये वैभव की भाषा रही है, साम्राज्य की भाषा रही है। तो यदि ये भारत ऊपर आएगा, उस समय की जो गलतियां थी क्या हमने वो हटा ली हैं अपने यहां से? भारत के मन से, भारत के समाज से, भारत की व्यवस्था से, भारत की पॉलिसी से, क्योंकि ये समय आने वाला है 25 साल के बाद जब भारत ये सब तो पाएगा, पर क्या हम कुछ कर पाएंगे ऐसा? आप याद कीजिए ना, चाणक्य के वैभवशाली समय को याद कीजिए, चाणक्य के समय के राजाओं को याद कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे। और ध्यान दीजिए, जब चाणक्य ने भागदौड़ शुरू करी जनपद से जनपद, जबकि अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण करना तय किया, वो तो वैभवशाली वक्त था हमारा, खूब पैसा था, खूब संस्कृति, खूब सब कुछ था, कमी कहां थी देश के अंदर। लेकिन चाणक्य ने जनपद से जनपद तक भागना शुरू किया कि अलेक्जेंडर का आक्रमण होने वाला है। इसका एक वक्तव्य बताता हूं। आप सबने देखा होगा, चाणक्य की एक टीवी सीरीज आई थी, देखी होगी सबने, मैंने भी देखी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उस कालखंड को सोचकर, इमेजिन करके और मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर उन्होंने कुछ तैयार किया। तो मैं एक उस समय के चाणक्य का एक वक्तव्य जो है उद्धृत करता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं इस बात से बहुत चिंतित रहता हूं कि जब भारत ताकतवर होगा तो क्या हमारी पीढ़ी सक्षम है कि उस ताकत को झेल भी पाएगी? ताकत तो हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी लेकर आ जाएगी, पर क्या हम वो मन आज अपने विश्वविद्यालय में तैयार भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चाणक्य ने क्या कहा कि भय केवल यवनों की दास्ता का नहीं है, और उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वे अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। क्या धर्म और जाति में बटा है राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर रहना है
तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वो करेंगे यदि हम सावधान नहीं होते। यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो पतन निश्चित है। अनुभव कहता है प्राय पराजित मन, पराजित राज्य और पराजित राष्ट्र विजेता के संस्कारों और संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए राष्ट्र को संगठित करना आवश्यक है। इस राष्ट्र की मुक्ति में ही हमारी मुक्ति है। सैकड़ों वर्ष पहले चाणक्य ने कहा, यानी उस समय भी वो परेशान था। आज भारत संगठित तो हो गया, एक काम तो अच्छा हो गया तो भारत संगठित है। आज जनपद से जनपद भागने की जरूरत नहीं है। पर दूसरा, राष्ट्र की मुक्ति में हमारी मुक्ति है, इस पर काम विश्वविद्यालयों में हुआ नहीं। अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, राष्ट्र की चिंता करने वाले कम हो गए, बहुत कम हो गए, और इस पर काम हुआ नहीं। ये चिंता तब चाणक्य को भी थी, और धीरे 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 जब जब भी हम आगे गए, तो आप सब अपने मनों से पूछिए ना कि क्या यह भाव जो है कि राष्ट्र की मुक्ति में मेरी मुक्ति है, इस भाव ये भारत के लोगों में, भारत के बच्चों में कितना है, और नहीं है तो इस पे कितना काम हो रहा है। हरिओम पवार साहब ने एक कविता लिखी, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं, ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी। ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। आगे बहुत लंबी लाइनें हैं, मैं वो नहीं कह रहा। यानी कि अच्छा सब कुछ था ना, भारत विश्व गुरु भी था, जगत गुरु था। अब देखिए मैकॉले का जो शिक्षा का नीति का डॉक्यूमेंट है, उसको 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट है, बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। उसने क्या कहा कि हमको ब्रिटिश राज के लिए ऐसे लोग तैयार करने हैं जो चेहरे से तो ब्रिटिश हों, सॉरी चेहरे मोहरे से तो भारतीय हो पर मन से ब्रिटिश हों, जो ब्रिटिश राज की सेवा कर सके, ब्रिटिश राज की सेवा कर सके। यही बात चाणक्य कह रहे कि जब राष्ट्र पराजित होता है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा नहीं करता, तो वो पराजित हो जाता है। भले एक बार अगर कर गया तो बच सकता है, नहीं तो पराजित हो जाता है। तो इसका मतलब मनों पर काम करना कितना आवश्यक है, भारतीय मन को तैयार करना कितना आवश्यक है, जागृत करना कितना आवश्यक है, संस्कारित करना कितना आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अपनी कमियों को समझना, उन पर काम करना, ये तय करेगा कि हम अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं। विकसित भारत होगा, इतने चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, उन बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों को कैसे भारत का निर्माण देना चाहते हैं, अगर हमने उस तरह के मन को तैयार करने पर काम किया है। उदाहरण देता हूं शिक्षा का, हम शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग हैं लगभग, शिक्षा का, विद्या का। संस्कृत में एक श्लोक है जो हम सब, आप सब जानते ही होंगे कि विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रता, पात्रता पात्रवात धर्मा प्रोन्ति, धनात् धर्मम ततस्त्वम्। कि विद्या से विनय आता है। और क्या विद्या से विनय आ रहा है? अहंकार आ रहा है। सिर्फ संस्कृत की बात नहीं करना, मैं सबकी बात करूं। जो IIT पढ़ लेता है उसको IIT का अहंकार है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ लेता है उसको दिल्ली विश्वविद्यालय का अहंकार है, अहंकार है उसे। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, धर्म से सुख आता है। अल्टीमेटली हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे जाएंगे? वो धर्म से आना चाहिए, अधर्म से सुख नहीं आना चाहिए। अधर्म से आया सुख न तो स्थायी है, ना वो मानव कल्याण के लिए है। संस्कृत ज्ञान परंपरा का कितना बड़ा दर्शन है ये। संस्कृत ज्ञान परंपरा ने ये भी कहा कि शिक्षा का मतलब है समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। सिंपल, समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। और प्राचीन भारत में समझ की समझ को विकसित करने पर काम भी बहुत हुआ, काम भी बहुत हुआ। लेकिन जैसे जैसे नीचे आने शुरू हुए, जैसे जैसे नीचे आने शुरू हुए, GDP भी गिरा, गुलामी भी आई, और संस्कृत भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई, और टुकड़े भी हुए, हाँ बिल्कुल हुए, टुकड़े तो बहुत सारे हुए। विष्णु पुराण में कहा है तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। कितनी बार यूज होता है, बहुत सारे उनकी पंच लाइन है, सा विद्याया विमुक्तये, आया साया परम कर्म विद्या शिल्प नहीं पुरम। कि कर्म वही है जो मुक्ति का मार्ग, मुक्ति दे, और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी है वे निपुणता देने वाले मार्ग है। ये बात भी कितनी सही है, पर मैं इसका दूसरा संदर्भ देता हूँ। बिल्कुल सही है बात ये, लेकिन क्या है कि व्यक्ति केंद्रित हो गया सारा।
मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मार्ग। क्या राष्ट्र की मुक्ति में मेरी मुक्ति है? ये भाव मेरे मन में आया? नहीं आया। मुझे मोक्ष चाहिए, सही है, लेकिन मोक्ष सही है पर वो शांति काल की बातें हैं। तो मुक्ति का मार्ग मुझे चाहिए, तो व्यक्ति केंद्रित शिक्षा से राष्ट्र केंद्रित शिक्षा की ओर बढ़ना। कैसे बढ़ना, ये आज समय की आवश्यकता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर काम करने का आग्रह करती है। हम करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वालों का ये आग्रह है कि हम व्यक्तिगत केंद्र को छोटा बच्चा करें एजुकेशन के अंदर। माँ कहती है, असाइनमेंट बनाता है माँ के साथ मिलकर, माँ कहती है कि बेटा अपने दोस्त को मत दिखाना इसके नंबर ज्यादा है। वो उससे भी शेयर नहीं करता बच्चे से अपने, तो बच्चे में वो मित्रवत भाव नहीं उसका बचपन से पैदा कर रहे हैं। उसके मन में कॉम्पिटिटर है मेरा और उसको अच्छे नंबर आते हैं, तो क्या नंबर लेना ही सब कुछ है? लेकिन आज का भाव यही है कि नंबर लेना ही सब कुछ है, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग है। ये सोचने की बात है कि जब हमने व्यवस्था ही ऐसी बनाई कि अगर मार्क्स होंगे तो सब होगा, तो बच्चा नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण देता हूं, मैं बहुत बार इसको कोट करता हूं कि मैं जब पढ़ाता था तो मैं क्या करता था, आप अपनी कॉपीज बच्चों को बांटते हैं, तो कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो आपके पास फौरन दौड़ कर आ जाते हैं कि सर ये ना इसमें आपने नंबर कम दिए, इसमें 2 नंबर यहाँ देने चाहिए थे, 1 नंबर यहाँ देना चाहिए था, 1 नंबर यहाँ देना चाहिए था। तो उनसे जूझना पड़ता है। तो मैंने क्या एक तरकीब निकाली, एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बार किया, कई साल किया। मैंने उनके नंबर रीटोटलिंग में ज्यादा दे दिए हर बच्चे के। अगर किसी के 12 दे तो 14 दे दिए, 14 दे तो 18 दे दिए, ऐसे करके तो मैं देखता हूँ कि बच्चे का व्यवहार क्या है। वो ऐसे करके देखता है, कॉपी नंबर देखता है, उसको समझ आता है कि गलती हो गई है, टोटलिंग में गलती है, वो रख लेता है कॉपी और दोस्त को भी नहीं दिखाता। और मेरे पास आकर कोई बच्चा आया नहीं, बच्चा नहीं आया मेरे पास, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे पास आएंगे तो नंबर कम हो जाएगा। हमने अच्छाई को प्रीमियम देना बंद कर दिया। संस्कृत कहती थी 2, लेकिन हमने देना बंद किया। क्या मतलब था? अगर बच्चे को विश्वास होता कि मेरे पास आएंगे, सर मेरी पीठ थपथपाएंगे, बेटा बहुत अच्छा काम किया है, 4 नंबर और फालतू ले, सारे बच्चे आते, तो उन्हें पता है कि काट देंगे। गलती बच्चे की नहीं है, गलती मेरी है। मेरे मन की वो गलती है कि मैं सिर्फ उतना ही देख रहा हूं, मैं उसकी अच्छाई को, गुण को नहीं देख रहा जो मेरे पास आकर कहता है कि सर आपने गलती कर दी है, मेरे नंबर इतने नहीं आने चाहिए। अच्छाई, जिस चीज को भी प्रीमियम दोगे बढ़ेगी वही। अच्छाई को देते तो अच्छाई बढ़ती, लेकिन भारत तो अच्छाई का मारा हुआ है। भारत तो अच्छाई का मारा हुआ है। भारत को कभी किसी का आक्रमण भी ढंग से नहीं किया कभी इस देश ने। तो इसके लिए राष्ट्र की चिंता, उसकी रक्षा और राष्ट्रीय एकता का भाव प्रोसेस में आते आते कमजोर है। व्यक्ति अच्छा है, संस्कारी है, परंतु यदि उसका राष्ट्रीय चरित्र कमजोर, मैं 1000 एक उदाहरण दे सकता हूं, आज टाइम नहीं है। व्यक्ति संस्कारी है, बहुत अच्छा है, सब अच्छी बात करता है, श्लोक भी खूब बोलता है, व्यक्तिगत चरित्र दृष्टि से कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकते आप, बढ़िया एकदम, लेकिन उसमें राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। ऐसा व्यक्ति कितना घातक हुआ इस देश के लिए। कितने ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे व्यक्तियों ने जो नुकसान पहुंचाया क्योंकि उनमें राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। उस पर काम नहीं किया भारतीय विश्वविद्यालय में, भारत के प्राध्यापकों ने। शायद कभी चर्चा भी नहीं हुई स्कूलों के अंदर कि इस पर भी काम करना है। ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसको कि आगे एड्रेस करना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर सामूहिक स्ट्रैटेजिक काम नहीं हुआ। ये एक कारण रहा कि हमारे में गुलामी आ गई और धीरे धीरे हमने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। अंग्रेज कभी भी इस देश में 2 लाख से ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया ना, भारत के मन ने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। जब आक्रमण हुआ आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, 20,000 लोगों ने आक्रमण किया, हरा दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो एक्सेप्टेंस की मानसिकता आई, कुछ तो उस समय के नॉलेज सिस्टम का कसूर होगा। क्या हमने उसमें से उनको निकालने का प्रयास किया है कि आज दोबारा ऐसा ना हो जाए, आज दोबारा ऐसा ना हो जाए? क्योंकि एक स्टेटमेंट देता हूं मैं, एक था क्षमा वीरस्य भूषणम, वो संस्कृत का, और संस्कृत के लोग बोलते भी हैं, अच्छी बात भी है। देखो संस्कृत में गलत बात तो कोई भी नहीं है,
इशू क्या है, वो जो प्रभावी थी तो उसका इम्पैक्ट क्या लोगों ने लिया, देखने वाली बात वो है। क्षमा वीरस्य भूषणम, बिल्कुल ठीक बात है, पर भारत को सबसे ज्यादा नुकसान इससे हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन को पहली बार में ही पकड़ के मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, छोड़ा ना। ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार भारत के वीरता के युग का अंत थी। संस्कृति गई, उसके बाद साथ साथ चली गई। 1192 के बाद जो पतन शुरू हुआ, खाली वो थोड़ी गई, संस्कृत भी साथ चली गई, क्योंकि ज्ञान जा रहा था ना साथ। संस्कृत तो आत्मा है, वो जाएगी जाएगी साथ ही। अगर आप ऊपर आएंगे तो फिर ऊपर आएगी वो संस्कृति, क्योंकि संस्कृति का भाव है वो हमारा, वो साथ ही साथ चली गई। तो क्यों वो कारण हम आइडेंटिफाई तो करें ना, रिसर्च तो करें, आज तो उनको दूर करें, ऐसे श्लोक पढ़े कि उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा ना हो सके। और बात करता हूं, इसीलिए मैं मानता हूं राज्य का पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा, राज्य का दूसरा काम है सीमाओं की सुरक्षा, राज्य का तीसरा काम है सीमाओं की सुरक्षा, राज्य का 10वां काम है सीमाओं की सुरक्षा, और कोई काम राज्य का हो ही नहीं सकता, सब उसके बाद के काम है। आपने उसको दूसरा किया। सीमाओं की जो राजा सुरक्षा नहीं कर सकता, जो देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको राज्य चलाने का अधिकार ही नहीं है। इस बात को प्रमुखता से पहले भी कहना चाहिए था, आज भी कहना चाहिए, कल भी कहने की जरूरत है।